अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी विटामिन्स के बारे में है। आज सबसे पहले हम विटामिन जो है B9 पढ़ेंगे, जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये इन हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो विटामिन्स में हमें जितने भी विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, पहले उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो फिर उसके बाद बताती हूँ कि विटामिन्स में हमें याद क्या करना है। सो बेसिकली दो तरह के विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, K एंड E होते हैं, और जो बाकी सारे हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जो कि बहुत अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन बताई हुई है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ये फैट सॉल्युबल सिर्फ 4 हैं, बाकी वाटर सॉल्युबल में आगे नॉन बी कम्प्लेक्स, बी कम्प्लेक्स और आगे इसकी टाइप्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से करनी है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी हमारे अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होती, क्योंकि वो वाटर में जो है वो सॉल्युबल होके यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है काइलोमाइक्रोन्स के ज़रिए, और वो बॉडी से रिलीज़ नहीं होते, इसलिए उनकी हाई डोजेज जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती हैं। सो फर्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है फोलिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हिमेटोपोइटिक विटामिन, क्योंकि ये हमारे पास आगे जब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन में फिर पता चलेगा कि हमने इसे हिमेटोपोइटिक विटामिन क्यों कहा है। ठीक है, उसके बाद फॉलिक एसिड बनता कैसे है? फॉलिक एसिड में एक होती है टायरिडीन रिंग, इसके साथ मिलता है पाबा, ये एब्रीवेशन है, ये मिलके बना देता है टेरिडोइक एसिड, इसको हम कहते हैं टेरिडोइक एसिड। फिर टेरिडोइक एसिड के अंदर जब मिलता है ग्लूटामेट, तो ये बन जाता है फोलिक एसिड। ठीक है, तो अब इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? इसकी एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको हम कहते हैं THF। टेट्राहाइड्रोफोलेट अब कैसे बनती है? सबसे पहले डाइट में हम लेते हैं फोलिक एसिड, फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, आगे कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। तो अब इस स्टेप से इस स्टेप में और स्टेप से इस स्टेप में हमें एंजाइम चाहिए, वो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्योंकि ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। तो डाईहाइड्रो रिडक्टेज एंजाइम इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए। तो ये हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। देन हमारे पास है इसके फंक्शंस। इसका फंक्शन जो है वो मेनली इन द वन कार्बन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो जिनके अंदर होता है ट्रांसफरेबल कार्बन, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, ये इनके अंदर है ट्रांसफरेबल कार्बन, यानी कि ये एक कंपाउंड से कार्बन एटम लेके दूसरे कंपाउंड को देता है, यानी कि कार्बन एटम की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, डोनर से लेता है, डोनर्स हमारे पास सीरीन, ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, और उनको ट्रांसफ़र कर देता है अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस में जो यूज़ हो रहे हैं, या प्यूरिन्स में थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ है, एक ये है, इससे बन गया C+D फॉर एग्जांपल। तो इससे इसके अंदर 6 कार्बन थे। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 थे, तो बाद में इसके अंदर रह गए 5। ठीक है, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया 1। ठीक है, इस तरह से मतलब ये कार्बन की ट्रांसपोर्ट करता है। तो कार्बन की ट्रांसपोर्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ DMP और अमाइनो एसिड सिंथेसिस, इन सब में जारी बात है कार्बन्स चाहिए होंगे, तो एक कंपाउंड से लेके दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। ये 3 इसके प्यूरिन्स की सिंथेसिस में, और ये और प्यूरिन्स और ये आगे फिर यूज़ होते हैं DNA और RNA बनाने में। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो डेफिशिएंसी कॉजेज़ हैं वो फॉर एग्जांपल मतलब कि ये इसका जो फंक्शन है उसी से हम डेफिशिएंसी कॉजेज़ निकाल लेंगे कॉजेज़, और उसके बाद उनसे होता क्या है। सबसे पहले हम कॉजेज़ देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले क्या है कि
डिमांड इंक्रीज़ हो जाए बॉडी में, फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रेगनेंसी, या फिर हमारे पास डाइटरी इंसफिशेंसी हो, यानी कि हम फॉलिक एसिड बहुत कम खा रहे हों, या फिर GIT की सर्जरी जो कि एब्जॉर्ब वहाँ से होता है। नेक्स्ट हमारे पास या हम ड्रग्स ले रहे हों। ड्रग्स में हमारे पास दो मेन आते हैं, एक है सल्फोनामाइड और एक है मेथोट्रेक्सेट। जो मेथोट्रेक्सेट है ना, ये जो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज था जो यहाँ पे एंजाइम यूज़ हुआ था, उसको ब्लॉक कर देता है, तो ये आगे कन्वर्जन ही नहीं होती, ठीक है। और जो सल्फोनामाइड है ना, ये पाबा के एंटागोनिस्ट काम करता है, यानी कि इसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, जिसकी वजह से फिर ये जो है फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स हो गए। उसके बाद डेफिशिएंसी से होता क्या है, सबसे पहले तो होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नंबर 1 क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि प्यूरिन्स और TMP चाहिए फॉर द DNA RNA सिंथेसिस। तो जब सेल की डिवीजन हो रही होगी तो उसमें एस फेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्यूरिन्स भी नहीं है और ये भी नहीं है, एस फेज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, DNA RNA नहीं बनेंगे, तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो हो जाएगा डिक्रीज़, और जिसकी वजह से जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि जो RBCs का साइज़ है, यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि ये कितने बड़े बड़े शो किए हुए हैं, इस तरह हो जाएंगे, और ये नॉर्मल मैरो है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ जो है ये हमारे पास स्पाइना बाइफिडा और एनेन्सेफली, ये हमारे पास ब्रेन के रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बाइफिडा एंड एनेन्सेफली। तो इसमें ज़्यादातर उन वुमेन में जो जिनकी जो रिक्वायरमेंट फॉलिक एसिड की पूरी नहीं है, तो क्योंकि फॉलिक एसिड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब ये वो उसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ हो सकते हैं। तो उसके बाद इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो RDA, ठीक है, वो है नॉर्मल 200 माइक्रोग्राम, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में है 400 माइक्रोग्राम। देखें बिल्कुल ही डबल हो गई है। तो लास्ट में हमारे पास है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में क्या होगा कि एक मिनट, इसका एक और भी फंक्शन था, मैं यहाँ बता देती हूँ। ये होमोसिस्टीन, वैसे ये कोबालामीन में लिखा हुआ है, लेकिन ये इससे रिलेट होता है, होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है मिथियोनीन में। जो ये जो रिएक्शन है होमोसिस्टीन का मिथियोनीन में कन्वर्ट होना, इसके लिए चाहिए होता है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये कोबालामीन में भी रिएक्शन देखेंगे। तो अगर ये नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा, यानी होमोसिस्टीन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लैब डायग्नोसिस में हमें क्या शो होगा कि एक तो RBCs जो हम देखेंगे वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़े साइज़ के होंगे, मेगालोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये होमोसिस्टीनीमिया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लैब डायग्नोसिस है और ये सारा फॉलिक एसिड के बारे में है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।